नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ स्टूडियो में आईपीएस अनिल प्रथम जी मौजूद हैं, जो गुजरात के एक्स डीजीपी भी हैं। प्रथम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रथम जी, आप यूपी के रहने वाले हैं, आपकी एजुकेशन दिल्ली से हुई और गुजरात में आईपीएस की नौकरी आपने पूरी की। पूरा अपना कार्यकाल आईपीएस का गुजरात में गुजारा। ये कैसा रहा है आपका ये सफर? मेरा पूरा सफ़र एक एक्सपीरियंस वाला सफ़र रहा। जैसा कि आपने कहा, मेरी पैदाइश यूपी के कैराना गांव में हुई। जब छोटे से थे, उसके बाद फादर की नौकरी क्योंकि दिल्ली में थी तो दिल्ली में आ गए। तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक दिल्ली में पढ़ाई हुई। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बीकॉम ऑनर्स एमकॉम किया और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हुए मैं कई जगह नौकरी मैंने की, जैसे LIC है, UTI है, कैनरा बैंक है। और उसके बाद मेरा UPSC के थ्रू IPS में सिलेक्शन हुआ और मैं 1989 बैच का IPS रहा। उसके बाद मेरी नौकरी पूरी गुजरात सरकार में रही। बीच में मैंने एक डेपुटेशन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में किया और अब मैं रिटायरमेंट होने के बाद वापस अपने वतन NCR में और नोएडा में सेटल हुआ हूँ। आपके पूरे कार्यकाल में सबसे चुनौतीपूर्ण समय क्या रहा है और आपने उसे कैसे संभाला? मेरे कार्यकाल की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण, चैलेंजिंग या जो हमें मूव करता है वो 2002 के दंगों के बाद के बंदोबस्त का कार्यकाल था। उस समय मैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में बड़ौदा में पोस्टेड था और जब ये दंगे हुए तो CISF की तरफ से मुझे अहमदाबाद में, बड़ौदा में, मेहसाना में जो लोग मारे गए थे और जो लोग बाद में बचकर शेल्टर होम में रहते थे, शेल्टर हाउस में रहते थे, तो उनके बंदोबस्त का भी मुझे जवाबदारी दी गई थी। तो उस समय मैंने देखा और उसी समय बाद में मेरी पोस्टिंग बड़ौदा में एज ए DCP रही, मेहसाना में मेरी SP रही, SP पोस्टिंग रही। तो उस समय हमने इस तरह के दंगे वाले काफ़ी केसों का इन्वेस्टिगेशन किया, जो हमें पता चलता है कि किस तरह से लोगों में आपस में बिना बात के एक वेमनेस से पैदा हुआ और इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, इतने काफ़ी लोग मारे गए। तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग और दर्ददायक एक हमारा टेन्योर रहे। गुजरात पुलिस के तौर पे आपने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपने सबसे मुख्य पहल क्या की थी? मैं अपने कैरियर को 3 हिस्से में बांटता हूँ। सबसे पहला हिस्सा होता है 89 से लेकर 96 तक का, जिसके अंदर कॉपी बुक, जैसे क्रिकेट में बैटिंग बोलते हैं, इसी तरह से कॉपी बुक पुलिसिंग ये थी, जो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन स्टाइल या दूसरे हीरो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उस स्टाइल की वो पुलिसिंग थी, जिसमें कई बार मानव हक का, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता रहा। उसके बाद की जो पुलिसिंग है वो पुलिसिंग एक प्योर लीगल, साइंटिफिक और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के तहत की पुलिसिंग रही, जो पुलिसिंग करीब 2000 आप कह सकते हैं 2008 तक या 2012 तक चली। 2012 तक वो टेन्योर रहा, जिसमें टू द पॉइंट रूल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने पुलिसिंग की। कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इसमें नहीं था, कोई रूल का वायलेशन इसमें नहीं था। तीसरा जो फेज था मेरा 2012 से रिटायरमेंट तक का फेज था, जिसमें एक
सोशल पुलिस ऑफिसर, रिफॉर्मिंग पुलिस ऑफिसर, पब्लिक फीलिंग वाला पुलिस ऑफिसर की एक हमारा रोल था, क्योंकि उस समय मेरा जो काम था वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज, सीनियर सिटीजन्स के इश्यूज, पूरा पुलिस रिफॉर्म, पुलिस वेलफेयर, इकोनॉमिक क्राइम्स, साइबर क्राइम, इस तरह के सब रहे, जिसमें हम लोगों से उनकी समस्या को डील करते थे। तो मैं इस तरह से अपने कैरियर को डिवाइड करता हूँ। आपने अपने करियर की जब शुरुआत की आईपीएस के तौर पे, उस समय की अगर हम आपके एक्सपीरियंस की बात करें तो पुलिस में एक पुलिस मैन को कि गुणवत्ता की बात की जाए तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए जो आपको लगता है कि समाज के लिए बड़ा बेहतर होंगे? सबसे पहला जो गुण है वो ये होना चाहिए कि हम जब शपथ लेते हैं तो हम ये शपथ लेते हैं कि हमारा जो काम होगा वो किसी के फेवर या किसी को बहुत ज़्यादा विरुद्ध में नहीं होगा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से हम काम करेंगे, हम न्यूट्रल होके काम करेंगे, हम अपनी पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करेंगे, हम जो हमारा काम जो भी सरकार देती है, जिस भी डिपार्टमेंट का काम देती है, जिस नेचर का काम देती है, उसको पूरी ईमानदारी से, ईमानदारी सिर्फ फाइनेंशियल ईमानदारी नहीं, मोरल ईमानदारी और हर तरह की ईमानदारी से करेंगे। ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। मतलब हम फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन के अपनी ड्यूटी पब्लिक के फेवर में हमें करनी चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। वी आर दी सर्विस प्रोवाइडर टू आवर सिटीजन्स। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पुलिस महकमे में किसी भी मुद्दे को लेकर या किसी भी एक्टिविटी को लेकर सुधार की ज़रूरत है, या आपका जो भी कार्यकाल रहा उसमें आप अपने पूरी टीम से या पूरे स्टेट में आपने पूरा स्टेट संभाला, स्टेट के तौर पे आपने कहाँ कमी महसूस की पुलिस महकमे में ये कमी है जिसको बेहतर करने के बाद सामाजिक रूप से और चीज़ें विकसित ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगी? मुझे लगता है कि अगर हम डिसीजन ले लेते हैं तो पब्लिक का काम आसान हो जाता है। हमारे पब्लिक डीलिंग के दौरान हमने ये पाया कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो इश्यूज हैं, बेसिकली वो पुलिस डिपार्टमेंट के इशू है ही नहीं। वो इशू दूसरे डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, महिला डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट में जो निर्णय ऑफिसर्स को लेने थे समय सर, वो निर्णय नहीं लेने से लोग नाराज हुए, अफेक्टेड हुए, आपस में झगड़ा होता है और वो फिर पुलिस के पास पहुंचता है। तो सबसे बड़ा सुधार यही है कि किसी भी डिपार्टमेंट का जो काम है वो अधिकारी समय से, कायदे से और न्यूट्रल होकर निर्णय अगर टाइम से ले ले तो काफी सुधार हो सकता है। ये मेरा मानना है। सर, आप डे टू डे आए दिन सीनियर 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 होते गए और आपने गुजरात में आला कमान के तौर पे प्रशासनिक सेवाएं अपनी थी। इस बीच में तमाम ऐसे मोमेंट, ऐसे चीज़ें आपके बीच से गुजरी होंगी जो जूनियर आए होंगे, बहुत सारे जूनियर आपके आपसे प्रेरणा लेते रहे होंगे। आपका जूनियरों के प्रति कैसा वो रहा, झुकाव रहा? आप अपने जूनियर को किस तरीके से देखते थे? देखिए, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो हमेशा सीनियर का एक जूनियर के प्रति बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और जूनियर को लेकर के जब सपोर्ट होता है तो जूनियर भी बड़े एक्साइटेड होकर माई बॉस होता है। ये छोटी सी बात है, ये कई लोग मुद्दे को नहीं उठाते, लेकिन आपका जूनियरों के प्रति कैसा रहा है? थोड़ा सा अपने किसी एक एक्सपीरियंस को साझा करें आप। देखिए, जूनियर का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि हम डिसीजन लें और हम उन्होंने जो डिसीजन हमारे बिहाफ पे लिए उनके साथ खड़े रहें, चाहे कभी भी डिपार्टमेंटल एक्शन या
पब्लिक आउटक्राई हो उन सिचुएशन में। मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ कि जब मैंने अभी आपको अपने कैरियर के 3 अलग अलग फेज के बारे में बताया, तो जब मैं फेज नंबर 1 में कार्य करता था, एक जगह ऐसा हुआ कि हमारे पुलिस स्टाफ के ऊपर कुछ गुंडा तत्व ने उनको मिस हैंडल किया, मैन हैंडल किया, थोड़ा सा चोट पहुंचाई। तो हमने उस समय ये चीज को देखते हुए उसी स्थान पर वहाँ जिन लोगों ने ये किया था एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जो थोड़ा सा वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, लेकिन वो मैसेज देने के लिए और मोरल अपने स्टाफ का बढ़ाने के लिए ज़रूरी था, तो हमने वो किया। इसके अलावा एक दूसरी सिचुएशन में बताऊंगा, जब हमने एक हमारे जूनियर ऑफिसर ने जो भी डिसीजन लिया, हालांकि उस डिसीजन लेने के बाद पॉलिटिकल हेड या सीनियर हेड ने कहा कि ये गलत है, इसको सस्पेंड करो, तो हम उसके साथ खड़े रहे नहीं कि उसका जो डिसीजन था वो मेरे हिसाब से ठीक था और मैं उसको सस्पेंड नहीं करूँगा, चाहे बदली हो जाती है तो बदली हो जाए। तो ऐसी कई सिचुएशन में हमने अपने जूनियर को प्रोटेक्ट किया है, उसके साथ खड़े रहे हैं, बिना ये परवाह किए हुए कि उसका असर हमारे उस पर इमीडिएट क्या पड़ेगा। तो हमें इस तरह से हम करते हैं तो हम सम्मान उनका पाते हैं और मोरल स्टाफ का बढ़ता है। सर, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और गुजरात, तो आपको दोनों प्रदेशों के अगर कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन में कानून व्यवस्था में क्या अंतर आप दोनों प्रदेशों में देखते हैं? हालांकि आप एक जगह से बिलोंग भी गुजरात में आपने कार्यकाल दिया और यूपी में आपने अपना जीवन आपका शुरुआती जो दौर रहे वो बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड आपका यूपी से। इन दोनों में आपको कानून व्यवस्था को लेकर क्या चैलेंजेस लगते हैं और क्या चेंजिंग के आपको अनुमान लगते हैं दोनों प्रदेशों में? सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे नज़र आता है, गुजरात में जो लोग हैं उनका माइंड बिजनेस के ऊपर ज़्यादा रहता है। यूपी का जो आदमी है उसका माइंड अपनी ईगो, अपनी कल्चर, अपने स्टेटस के ऊपर ज़्यादा रहता है। गुजरात का आदमी समय कई चीज़ों पे वेस्ट करना नहीं चाहता या ज़्यादा उसमें समय नहीं देना चाहता, जल्दी से उसको निपटाना चाहता है, चाहे वो कैसे भी निपटे, ताकि वो अपना समय बिजनेस में दे सकें। यूपी वाले थोड़ा सा अपने ईगो को, अपनी स्टेटस को, अपनी जो रेस्पेक्ट है उसको लेते हुए वो जीते हैं और उसमें पैसा सबसे इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुजरात के लोग थोड़ा माइल्ड हैं, उनका बिहेवियर वायलेंट नहीं है, जबकि यूपी में कई बार बिहेवियर थोड़ा सा ऑफेंसिव और वायलेंट हो जाता है, जो हम छोटे छोटे चीज़ में देखते हैं। कहीं ट्रैफिक की बात होगी, कहीं कुछ वैसा वैसी हो गई, उसमें हम देखते हैं। तो ये मेजर डिसीजन मैंने देखा है। गुजरात में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपकी सबसे जबरदस्त रणनीति क्या रही है? सबसे जबरदस्त रणनीति है फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। मेरा ये मानना है कि सोसाइटी में सबसे बड़ा, अगर ताकतवर, ऑफिशियली पावरफुल कोई है तो वो पुलिस है, जिसके पास सभी पावर है बल उपयोग करने की। तो कोई भी गुंडा तत्व, अगर पुलिस सही तरह से अकाउंटेबिलिटी हमारे स्टाफ की फिक्स कर दे, जैसे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की जवाबदारी, चौकी के इंचार्ज की जवाबदारी, बीट हेड जो होता है बीट वाला उसकी जवाबदारी, तो वो अगर एरिया के सभी इस तरह के जो गुंडा तत्व हैं, जो क्रिमिनल हैं, उसका ध्यान रखता है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति बड़ा गुंडा या बड़ा क्रिमिनल बन सकता है।
वो इमीडिएटली न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो इसलिए उनको मोटिवेट करके अकाउंटेबल बनाना, रिस्पॉन्सिबल बनाना, और वो अकाउंटेबल बने, उनके साथ खड़े रहना, ये बहुत ज़रूरी है। वो तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जो हम जानते हैं कि आजकल हाई टेक और साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है, तो हमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ करना है, तो क्राइम कंट्रोल हो सकता है। आप अपने एक्सपीरियंस में किसी विशेष ऑपरेशन के बारे में बताइए जिसने आपको प्रभावित किया। जब मैं सीआईडी क्राइम में था, तो वहाँ 2012 की आप बात करें, 2011 या 12 के में पूरे देश में बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, ऐसा एक माहौल बना हुआ था। तो हमने मिसिंग बच्चों को कैसे वापस लाया जाए, ये मुहिम हमने भी वहाँ चालू की। और गुजरात के बच्चे जो दूसरे राज्य में हैं, वहाँ जाकर उनको वापस लाना, और दूसरे राज्यों के जो बच्चे गुजरात में हैं उनको वापस उनके प्रदेश में भेजना। ये एक ऐसा काम हमने किया जिससे हमें सेटिस्फेक्शन भी मिला, और पेरेंट्स की तरफ से भी हमें सहयोग मिला, और प्रेस की तरफ से भी सहयोग मिला, और बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट रहा, जिसको बाद में अन्य प्रदेशों में भी फॉलो किया गया। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य क्या होता है? किसी भी सिचुएशन में अपने काम को मेंटेन करना। काम मतलब कंट्रोल, बिहेवियर पर कंट्रोल, अपने एक्शन पे कंट्रोल। जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार पुलिस बहुत स्ट्रेस में काम करती है। स्ट्रेस मतलब एक साथ कई काम आ जाना, वो स्ट्रेस में आ जाता है। एक साथ कई ऐसी घटनाएं हो जाना जिसमें कुछ लोग एक्सीडेंट हो गए, कुछ लोग मर गए, कहीं फायरिंग हो गई है, तो वो कैसे उस चीज़ से कंट्रोल करता है, उस सिचुएशन में अपना आपा नहीं खोता है। और अगर बल का उपयोग करना भी हो तो बल भी जहाँ जितने बल की ज़रूरत है उतना ही करता है। जैसे जहाँ किसी को जोर से बोल के समझाया जा सकता है तो जोर से बोले, जहाँ जिनको लाठी मार के भगाया जा सकता है उनको लाठी मारिए, और जहाँ इन दोनों से काम नहीं चलता है और फायरिंग करने की ही जरूरत पड़ेगी तो फायरिंग भी पहले हवा में फायरिंग की जाए, फिर थोड़ा नीचे फायरिंग, पैरों के नीचे फायरिंग की जाए। इस तरह से फायरिंग की जाए ताकि उससे लोगों की जान माल को खतरा ना हो। तो ये सब चीज़ें उसको ध्यान में देने की ज़रूरत है। कई बार हमने ऐसी घटनाएं सुनी हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर ने ब्लैंक फायरिंग कर दी और कैजुअल्टी हुई। तो ये एक कंट्रोल करना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए हम उसको ट्रेन करते हैं। जैसे मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में रहा करीब 3.5 साल, तो मैंने देखा है हमने किस तरह से कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो या एग्जिस्टिंग दूसरे ऑफिसर हो, उनको हमने इन चीज़ों में ट्रेन किया कि किस तरह से उनको अपना पीस मेंटेन करना है, अपना गुस्सा मेंटेन करना है, और ये समझना है कि जो सामने वाले हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे सिटीजन हैं, तो उनको हमें कंट्रोल करना है। तो कई बार हमें गाली भी सुननी पड़ती है, पत्थर भी खाने पड़ते हैं, फिर भी हम ऐसा नहीं है कि उसी भाषा में जवाब देते हैं, कंट्रोल होकर जवाब देते हैं। तो ये अगर हम मेंटेन करते हैं तो बड़ा ही अच्छी तरह से हम पुलिसिंग कर सकते हैं। आपने अपने पूरे कार्यकाल में किस प्रकार के अपराधियों पे विशेष ध्यान दिया? आपको लगा कि ये समाज के लिए ज़्यादा खराब साबित हो सकते हैं, इस पे आपका मुहिम ज़्यादा रहा है? ऐसा कौन से अपराधी रहे हैं, क्या श्रेणियां रही हैं? थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताएं आप। इकोनॉमिक क्रिमिनल्स जो हैं अभी सबसे खतरनाक और सोसाइटी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए जवाबदार हैं। इनको हमें स्टार्टिंग से ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि मोबाइल से ही, लैपटॉप से ही, कंप्यूटर से ही, हैकिंग से ही पैसे आपकी वो लूट कर रहा है।
आपको धमकी दे रहा है, तो इनके ऊपर मॉनिटरिंग करना, इनको चेक करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जब मैं सीआईडी क्राइम में इकोनॉमिक ऑफेंसेज में मेरी एक पोस्टिंग रही है, सबसे पहले मैं डीआईजी इकोनॉमिक ऑफेंसेज था, जिसके अंदर साइबर क्राइम भी आता है। तो हमने स्टार्टिंग से ही उस समय, ये करीब 2005 या 6 की बात होगी, तब से हम ये इस मुहिम पे लगे हुए हैं कि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ की ज़रूरत है। आउटसोर्स का स्टाफ तो ठीक है, लेकिन हमारा खुद का स्टाफ जिसको हम कंट्रोल कर सकें, हमारा खुद का स्टाफ जो डिसिप्लिन्ड हो, हमारा खुद का स्टाफ जिसके ऊपर हमें कोई रिस्क ना हो कि कहीं दूसरों से ना मिला हो, इस तरह का हमें स्टाफ रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह के जो क्राइम हैं कि इकोनॉमिक क्राइम, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी आ जाता है, इसमें करेंसी नोट्स और नकली नोट वाले भी आ जाते हैं, इसमें ड्रग का इस्तेमाल करने वाले सब लोग आ जाते हैं। तो ये सारे इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड जो क्रिमिनल हैं, इसको ही हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं के पैसे की वजह से, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पैसा है, इसी के पैसे से वो कई बार सोसाइटी में आपस में हार्मनी को खतरे में लाते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं और वो लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट करे, ऐसे काम करते हैं। तो इकोनॉमिकल क्रिमिनल को सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको किसी विशेष घटना या किसी स्थिति को लेकर के डिसीजन है तो किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये सेल्फ चुनौती। कोई भी डिसीजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के खिलाफ है तो हमें उसको अपोज करना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये थ्योरी लेके हम चलते आए हैं। आपके पूरे कार्यकाल में किस तकनीकी सुधार की जरूरत आपको महसूस हुई? तकनीकी सुधार में मेरा ये मानना रहा कि हमने हमारे आने से पहले जो ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने जो काम शुरू किए वो काम बंद नहीं होने चाहिए। उनको बेस मानते हुए हम क्या नया ऐड कर सकते हैं, ये मेरा शुरुआत से ही एक पहल रही है और इसको मैंने बिल्कुल सही अपने में तक पाया है कि ऑलरेडी जो मदद किया हुआ है, जो रिसोर्सेज हमने डेवलप किए हैं, जो प्रैक्टिस हमने डेवलप किया है, जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो ये तकनीक से मुझे बड़ा फ़ायदा मिला और आगे रिपीट करने से मैं बचा। आपके अनुसार पुलिस ऑफिसर को किस चीज का गुणवत्ता का अनुभव अनिवार्य होना चाहिए सामाजिक तौर पे? He should be understandable of the feeling, situation of the citizens. आपने डीजीपी के तौर पे कार्यभार अपना समाप्त किया गुजरात में। गुजरात में पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स, राजनीतिक और पुलिस के बीच में कैसा संबंध है? ये संबंध पुलिस अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे संबंध सभी से बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल रहे, वर्किंग रहे, बड़े अच्छे रहे। कभी आपको ये विचार आया कि किसी मुठभेड़ या किसी इनकाउंटर में आप गए हो, आपको भी गोली लग सकती है? कभी ऐसा ख्याल आया आपको? कभी आपको डर सताया किसी चीज को लेके? कभी गोली चल रही है, आपको भी लग जाए, क्या आप जा रहे हो घर से तो दोबारा घर नहीं आ पाए? ऐसा कभी आपके जहन में कोई सवाल उठे जिसको आज जिक्र आपने किसी से ना किया हो लेकिन आपके जहन में रहे हो? जब पुलिस में हम ज्वाइन करते हैं तो 3 चीज खास ध्यान देने की है। आप कभी भी ट्रांसफर हो सकते हैं, आप कभी भी सस्पेंड हो सकते हैं और आप कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं। इन तीनों को अगर हम मान के चलते हैं, प्रिकॉशन लेके चलते हैं, तो कोई भी सिचुएशन में, कोई एंटी डेकोइटी ऑपरेशन हो, कोई नाइट सर्च ऑपरेशन हो, कोई बिल्डिंग में क्रिमिनल को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन हो, तो इन तीनों चीज़ों को हम मान के चलते हैं कि ये हो सकता है
और हमारा जो भी एक्ट है, जो भी काम है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गुड फेथ में है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मानना है। कभी आपके ऊपर एक्शन हुआ, किसी चीज को लेके कोई एक्शन हुआ जहां पे आप दोषी ना रहे उसके बावजूद भी कोई एक्शन हो गया और जिसका लगा हो कि यार ये गलत हुआ मेरे साथ, ऐसा कुछ कोई मोमेंट हमारे दर्शकों के एक साझा करें आप? मतलब कोई डिपार्टमेंटल एक्शन की कोई बात कर रहे हैं? डिपार्टमेंटल कोई एक्शन हो गया हो, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कोई एक्शन हो गया, कुछ भी, कोई जीवन में एक अपने देखो, एक्सपीरियंस को साझा करें। मेरे ऊपर कोई पूरी टेन्योर में, पुलिसिंग टेन्योर में या पुलिस से पहले के टेन्योर में कोई सीरियस डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा से खुद का इंक्वायरी ऑफिसर हूँ, ऐसा मान के ही काम करता हूँ। मेरी इंक्वायरी कोई दूसरा करे इससे पहले खुद मैं अपनी इंक्वायरी करता हूँ कि मैंने जो एक्शन लिया, मैंने जो काम किया, क्या वो किसी चीज़ का वायलेशन है। मैं खुद ही वो देखता हूँ, तो इसलिए कभी कोई गलती मेरे से नहीं हुई है। और जो छोटा मोटा ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र इज नॉट ए पनिशमेंट, तो वो मैं इस बारे में लकी हूँ कि कोई भी ऐसी घटना मेरे साथ नहीं हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कमान संभाले हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं और आप डीजीपी पद पे गुजरात में अपना कार्यभार संभाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी व्यवस्था, अपनी कानून व्यवस्था को लेके, हर व्यवस्था, हर एक्शन को लेके देश नहीं पूरे विदेश में चर्चित है। इस बीच में आपको डीजीपी के तौर पे क्या चैलेंजेस महसूस हुए? प्रशासनिक, शासनिक, सारा फेरबदल, उठापटक, राजनीतिक, सबको जोड़ा जाए अगर, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? क्या प्रेशर आपने कभी पॉलिटिकल महसूस किए? देखिए, जो पुलिसिंग सब्जेक्ट है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट इसको डील करती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए कोई भी मेरा डायरेक्ट एज ए डीजीपी कोई इंटरेक्शन, कोई इशू हमारा नहीं रहा है। और हमने जो भी इनकम्बेंट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट रहा है उनके साथ हमारे अच्छे वर्किंग रिलेशन में सब काम रहे हैं। बड़ा कोई प्रेशर नहीं रहा, बड़ा अच्छा काम रहा। अब रिटायरमेंट आपका हो गया, रिटायरमेंट के बाद अभी आगे क्या करने का इरादा है? क्योंकि आपने इतना अच्छा अपने करियर का पूरा सारे एक्सपीरियंस हमसे साझा किया, हमारे दर्शकों को बताया। अब अगले पड़ाव में आपकी क्या रणनीतियां हैं लेकर के, क्योंकि आपने इतने बड़े, इतने अच्छे कार्य आपने समाज के लिए किए हैं, तो आगे का क्या विचार है? आगे जैसे मैंने बताया कि मैं एनसीआर को बिलोंग करता हूँ, तो रिटायरमेंट के बाद मैं अभी नोएडा में सेटल हो गया हूँ। पूरी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, क्योंकि यही हमारा वतन है। और दूसरा, एनसीआर ही हमारी पूरे सिस्टम का हेड ऑफिस है। हमारा पॉलिटिकली हेड ऑफिस दिल्ली में है, हमारा जुडिशली हेड ऑफिस दिल्ली में है, हमारा पार्लियामेंट्री हेड ऑफिस दिल्ली में है। इसलिए जो मुझे इतना एक्सपीरियंस मिला, इसका लाभ लोगों को मिले, तो मैंने एक कंपनी बनाई है और एक मैंने फाउंडेशन बनाया है। फाउंडेशन का नाम है सिटीजन सेतु फाउंडेशन। ये इसका जो टैग है वो है सिटीजन सेतु कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड सॉल्यूशन एंड गाइडेंस। मतलब हमारे पास अगर कोई भी आता है, किसी भी तरह का इशू लेके आता है, तो हमारे पास उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन या गाइडेंस है। ये काम ये हमारा सिटीजन सेतु करता है। इसके लिए हमारे पास अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, दूसरे एक्सपर्ट भी जुड़ने वाले हैं। तो हमें किसी भी तरह का इशू
जैसे कोई भी सिटीजन किसी डिसीजन के बारे में, किसी जजमेंट के बारे में, किसी कंपनसेशन के बारे में, किसी लीगल मैटर के बारे में, किसी मेंटल इशू के बारे में, किसी सोशल इशू के बारे में, कोई फैमिली इशू के बारे में अगर हमारे से गाइडेंस चाहता है तो हम हमारे एक्सपर्ट की टीम से उसको ये सॉल्यूशन और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। शर्त एक ही है कि इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड इशू। और दूसरा, अगर वो हमारी जो एक हमने वेबसाइट बनाई हुई है जिसका नाम सिटीजनशिप रू है, उसमें अगर वो एंट्री करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आई वांट दिस हेल्प, तो वो हम उसकी मदद, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल की हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट लेवल की हो, चाहे वो लीगल इशू हो, चाहे वो इंडस्ट्री से लगता इशू हो, चाहे वो कोई पर्सनल इशू हो, उन सब को हम हमारे एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस्ड और जो नॉलेजेबल हमारे एसोसिएट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, मेंटर्स हैं, उनकी मदद से हम ये करेंगे, जो ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। आप अभी सुन रहे थे एक्स डीजीपी अनिल प्रथम जी को, और ऐसे तमाम चीज़ों को हम आपके पास लाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।